हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 14वीं यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कणिकीय प्रदूषक या पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। कणिकीय प्रदूषक क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कणिकीय प्रदूषक होते हैं ऐसे प्रदूषक जो कणों से मिलकर बनते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। तो कणिकीय प्रदूषक में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कणिकीय प्रदूषक होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसमें पहले तो होते हैं जैविक कण या वाइबल पार्टिकल्स, और दूसरे होते हैं अजैविक कण या नॉन वायबल पार्टिकल्स। तो दो बात है कि कणिकीय प्रदूषक, प्रदूषक तो आपको पता है ना, प्रदूषक वे सभी पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या जिनके कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो कणिकीय प्रदूषक होते हैं दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैविक कण कौन से हैं या जैविक कणिकीय प्रदूषक कौन से हैं। इसमें आते हैं छोटे छोटे जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये जीवाणु या बैक्टीरिया हवा में उड़ते रहते हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और कवक और शैवाल। जीवाणु, कवक और शैवाल, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में या कणों के रूप में हवा में, वायु में किसी विशेष स्थान पर यदि उपस्थित होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। और वो वायु प्रदूषण इन कणों के कारण होता है जो सजीव हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं जैविक कण या जैविक कणिकीय प्रदूषक। ठीक है। तो कणिकीय प्रदूषक या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करे, जैविक और अजैविक। जैविक में तो आए जीवाणु, कवक और शैवाल। अब बात करते हैं अजैविक की। अजैविक में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जैविक तो इतना वाइड नहीं था, पर अजैविक को ध्यान से समझना पड़ेगा। अजैविक कण में हम सबसे पहले समझेंगे धुएं के बारे में। धुआं, आपको पता है कि धुआं क्या होता है? या तो ठोस या फिर ठोस द्रव कणों का मिश्रण होता है। यानी धुएं का मतलब या तो ठोस के कण अर्थात कार्बन के कण घुले हुए होंगे हवा में, या फिर ठोस द्रव, कुछ कण ठोस के होंगे कुछ द्रव के होंगे, वे घुले हुए होंगे हवा में। इसे कहते हैं हम धुआं। कार्बनिक यौगिकों के दहन से बनता है। इसका स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिकों का दहन। कार्बनिक यौगिक आपको पता है उन सभी यौगिकों को कहते हैं जो सजीवों से प्राप्त होते हों। ठीक है। और आप यदि सूत्र के अनुसार जाओ तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं ऐसे यौगिकों को जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन जरूर उपस्थित हो। ठीक है। यानी जो हाइड्रोकार्बन है वे सभी कार्बनिक यौगिक हैं। तो अजैविक कण जो हैं उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा धुआं, और धुएं में हम पढ़ रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों के दहन से बनता है। जैसे जीवाश्म ईंधन का धुआं। अब जीवाश्म ईंधन तो आपको पता है ना किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कोयला है। ठीक है। कोयले के अलावा हाइड्रोकार्बन है या लकड़ी है। ये सब जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, जो ईंधन धरती के अंदर से निकाला जाता है। जीवाश्म तो पता है आपको, धरती के अंदर से जो भी निकलेगा ईंधन वो जीवाश्म ईंधन होगा। उसमें चाहे कोयला हो और चाहे आपका पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जितना भी जीवाश्म ईंधन है इसमें पैराफिन भी होता है। क्योंकि पेट्रोलियम जो कच्चा तेल हम धरती के अंदर से निकालते हैं, उस कच्चे तेल से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, जैसे पैराफिन, मोम। ठीक है। और प्राकृतिक गैस भी वहीं से ही प्राप्त होती है।
और एलपीजी भी वहीं से ही बनती है। तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न होता है धुआं। और सिगरेट से भी उत्पन्न होता है धुआं, सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, ठीक है। तो जैसे आप या लकड़ी जलाओगे या फिर और भी कहीं मान लो जंगल में आग लग गई तो वहां से भी धुआं उत्पन्न होता है, उसके कारण भी क्या होता है, प्रदूषण। तो पहला कणिकीय प्रदूषण का हमने जो अजैविक हिस्सा पढ़ा वो तो है धुआं। धुएं में कार्बन के कण ही होते हैं, तो इन्हें भी आप जैविक कण ना मान के क्या मानोगे, अजैविक कण, क्योंकि कार्बन तो निर्जीव होता है ना। उसके बाद आ जाओ आप नंबर 2, धूल। धूल में क्या होता है कि कणों का आकार 1 मिलीमीटर से बड़ा होता है। भाई यदि कणों का आकार 1 मिलीमीटर से छोटा है, कार्बन के कणों का आकार मान लो 1 मिलीमीटर से छोटा है और वे हवा में घुले हुए हैं, तो उसे तो आप कहोगे धुआं। और यदि कणों का आकार 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा और वे कण घुले हुए हैं हवा में, तो आप उसे कहोगे धूल। इसके स्रोत क्या है, कारखाने। धूल तो नॉर्मली आपने देखी है, जरूरी नहीं कि धूल में कार्बन के कण ही होंगे। धूल में मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा रेत होता है, और उसमें क्या होता है, स्रोत बताए, कारखानों से बहुत धूल निकलती है, कारखानों से, जो फैक्ट्रीज हैं। घर घर में जब आप साफ सफाई करते हो तो घर से भी धूल उड़ती है बहुत, ठीक है, जब डस्टिंग करते हो या झाड़ू लगाते हो। और खेत खेत में भी बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, विभिन्न क्रियाकलापों में, या बहुत तेज हवा चली तो सड़कों से भी धूल उड़ेगी। तो धूल के तो बहुत सारे स्रोत हैं, यहाँ लिखे हुए हैं एग्जाम्पल देखो। तेज हवा चलने पर मिट्टी के कणों का वायु में मिलना, तो ये भी तो धूल ही है। ईंधन जलने पर कार्बन के कणों का वायु में मिलना, यह भी धूल है, यदि कार्बन के कणों का आकार 1 मिलीमीटर से बड़ा है। कीटनाशक के छिड़काव से कणों का वायु में मिलना, आपके पास कोई कीटनाशक है और उस कीटनाशक का आप छिड़काव कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जब स्प्रे करोगे तो उस स्प्रे में कभी कभी बड़े बड़े पार्टिकल्स कहाँ मिल जाते हैं, वायु में घुल जाते हैं, और उससे भी धूल बनती है, ठीक है। तो कीटनाशक से भी धूल बन सकती है। उसके बाद स्वचालित वाहनों से भारी तत्वों का वायु में मिलना, जो आपके पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब क्या है, स्वचालित वाहन है। और इनमें जब ईंधन जलता है तो कुछ भारी तत्व हवा में मिल जाते हैं जिनके कणों का आकार 1 मिलीमीटर से बड़ा होता है, उनके इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स, तो उससे भी धूल उत्पन्न होती है। धुआं तो उत्पन्न होता ही है स्वचालित वाहनों से, पर उनसे धूल भी उत्पन्न होती है जब पार्टिकल्स बड़े हों, 1 मिलीमीटर से बड़े पार्टिकल्स हों, ठीक है। तो हमने धुआं पढ़ा, धूल पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं धूम्र। धूम्र धूम्र कहते हैं फ्यूम्स को, ठीक है। आसवन यदि कहीं हो रहा है, आसवन, ऊर्ध्वपातन हो रहा है, निस्तापन हो रहा है, इनके कारण कुछ कण वायु में मिलकर धूम्र बनाते हैं। मान लो आपके पास कोई भी केमिकल है और उसमें से उसकी वाष्प उड़ रही हवा में, ठीक है, जैसे आप कहते हो सधूम या सधूम्र नाइट्रिक अम्ल, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये शब्द तो सुने हैं आपने। तो आसवन ही होता है उनके अंदर, और उससे जो 1 मिलीमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल्स जो घुल जाएंगे हवा में तो धूम्र बनेगा। ऊर्ध्वपातन में भी ऐसा होता है, निस्तापन में भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आसवन के सारे जितने भी पार्टिकल आसवन में उड़े हैं वे सारे पार्टिकल धूम्र ही बनाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें कुछ पार्टिकल जिनका साइज छोटा है उसे हम कह सकते हैं कि वो धुआं बनाएंगे, या कुछ अन्य तरह के पार्टिकल्स जो हैं वे हवा में घुल के जरूरी नहीं कि धूम्र ही बनाए, वो डिपेंड करता है साइज क्या है उन पार्टिकल्स का, ठीक है। धूम्र में एक खासियत ये होती है कि उसमें आसवन, ऊर्ध्वपातन या निस्तापन से में पार्टिकल उस पदार्थ से हवा में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 पर कोहरा। कोहरा क्या है, कोहरा जल वाष्प का कणों पर संघनित होना है। आपको पता है कोहरा आप ज्यादातर देखते हो सर्दियों के दिनों में, और इसमें क्या होता है कि जो पानी की भाप है वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है और कुछ विशेष प्रकार के कणों पर बैठ जाती है, जो कण वायुमंडल में पहले से उपस्थित हैं।
मान लो वायुमंडल में कोई भी कण उपस्थित नहीं है, वायुमंडल बिल्कुल साफ है, कोई वायु प्रदूषण नहीं है, तो कोहरे के पड़ने के चांस बहुत कम होंगे, यदि वायुमंडल साफ है बिल्कुल एकदम। और यदि वायुमंडल में कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो सर्दियों के दिनों में जल वाष्प संघनित हो जाती है, द्रव की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और वे बूंदें बैठ जाती हैं हवा में घूम रहे उन सभी पार्टिकल्स के ऊपर, और इससे बनता है कोहरा। ठीक है। कोहरे का कारण क्या है? शाकनाशी, जो हम दवाइयां छिड़कते हैं उनकी वाष्प या उनके कण, या तो उनकी वाष्प वाष्प तो वैसे कोहरे में ज्यादातर जल वाष्प ही होती है, पर शाकनाशी के जो कण है यदि वे हवा में तैरते रहेंगे तो उनके ऊपर जल वाष्प बैठ जाएगी सर्दियों के दिनों में संघनित होकर, और उससे कोहरा उत्पन्न होगा। जहां जितना ज्यादा शाकनाशी या कीटनाशी का छिड़काव होगा वहां कोहरा होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। और H2SO4 यदि होगा, तो वातावरण में यदि H2SO4 की वाष्प उपस्थित है तो H2SO4 भी जल वाष्प की तरह कणों पर बैठ सकता है, तो ये भी कोहरा इस तरह का भी बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का कोहरा भी बनता है। ठीक है। तो कोहरा बनने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया चार तरह के, हमने देखो एक बार हम रिपीट करते हैं इस चीज को जिससे आपको पता चल जाए। हम ना, हमारा जो टॉपिक था वो था कणिकीय प्रदूषक। हमारा टॉपिक था कणिकीय प्रदूषक कौन से हैं, हमने कहा दो प्रकार के हैं। जैविक, जैविक में हमने पढ़ा जीवाणु, कवक और शैवाल, और अजैविक में पढ़े हमने चार तरह के। नंबर एक तो हमने पढ़ा है धुआं, और नंबर दो पढ़ा है हमने धूल, और नंबर तीन पढ़ा है हमने धूम्र, और नंबर चार पढ़ा है हमने कोहरा। और अब हम बात करते हैं कि ये जो कणिकीय प्रदूषक हैं इनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला प्रभाव, यदि हवा में बहुत सारे कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो वे हमारे फेफड़ों तक पहुंचेंगे, और फेफड़ों तक पहुंचेंगे तो सांस की बीमारियां होंगी, बहुत ज्यादा सांस के रोग होते हैं कणिकीय प्रदूषकों से, चाहे कोई से भी पार्टिकल हवा में तैर रहे हों जिनकी हमें जरूरत नहीं है। फेफड़ों का कैंसर होता है, यदि हवा में सिलिका बहुत ज़्यादा है तो हमारे फेफड़ों में भी सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने से एक रोग होता है जिसे कहते हैं सिलिकोसिस। क्या कहते हैं? सिलिकोसिस। तो यदि फेफड़ों में सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी तो रोग जो होगा उसे कहेंगे हम सिलिकोसिस। उसके बाद यदि कार्बन के कण हमारे फेफड़ों में बैठ जाते हैं, मान लो हम कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां धुआं बहुत ज़्यादा है, कार्बन के कण बहुत ज़्यादा हैं, और वो कार्बन के कण हमारे फेफड़ों में बैठ जाते हैं, तो हमारे लंग्स में एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज, यानी हमारे फेफड़े काले हो जाएंगे। ब्लैक लंग का मतलब काले फेफड़े वाला रोग, ब्लैक लंग डिजीज। ठीक है। और यदि बेरियम के यौगिक हों, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये किसी तरीके से हमारे फेफड़ों में चले जाएं, बेरियम के यौगिक, तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बेरीलॉसिस। इसमें बेरियम बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे फेफड़ों में। ठीक है। इसी तरीके से यदि लेड है हवा में, लेड निकलने के बहुत सारे कारण हैं, हवा में लेड के पार्टिकल्स घुलने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है स्वचालित वाहनों में जलने वाला पेट्रोल, जिसमें लेड होता है। अपस्फोटन को कम करने के लिए कंपनियां टेट्रा इथाइल लेड का यूज करती हैं। तो यदि लेड हमारे शरीर में गया, विशेष रूप से ध्यान से सुन लो, बच्चों के लिए लेड बहुत खतरनाक होता है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। क्यों होता है खतरनाक? क्योंकि वो दिमाग को कमजोर कर देता है लेड। ठीक है। और इससे दिमाग का कैंसर भी होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि दीवारों पे से उतार उतार के पेंट खाते रहते हैं। ये पेंट जो होता है ना, जो दीवारों पे होता है पेंट, ये लेड का ही एक यौगिक है। और यदि दीवार पे से उतार उतार के पेंट खा रहे तो लेड उनके शरीर में जा रहा, तो पक्की बात है उनका दिमाग क्या होगा? कमजोर होगा। उनका दिमाग क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा उनका दिमाग। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? दिमाग हो जाएगा उनका कमजोर। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लेड से हमें दूर रहना चाहिए। बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है लेड। जो कपास की धूल है, कपास का मतलब जो सूती कपास, सूत को कहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कपास की धूल है ये हमारे फेफड़ों में बीमारियां पैदा करती है।
एलर्जी उत्पन्न करती है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस इससे हो जाता है। ठीक है, कपास की धूल से। कुछ लोग ऐसे हैं जो यदि कपड़ों की दुकान में जाएंगे जहाँ कपड़े बिकते हैं, तो वहाँ कपड़ों के अंदर से बहुत सारे, कपड़ों से क्या निकलते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं कपास के, और वे पार्टिकल्स उस दुकान में घूमते रहते हैं। साइज तो उनका छोटा है, पता नहीं चलेगा, पर किसी किसी आदमी को इस चीज़ से एलर्जी होती है, क्योंकि कपड़ों में से जो पार्टिकल्स निकलेंगे कपास के, वे भी फेफड़ों की बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि कहीं सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग माने सीमेंट की फैक्ट्री है, तो वहां से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के ऑक्साइड उड़ेंगे हवा में, और ये ऑक्साइड फिर पेड़ पौधों के ऊपर बैठेंगे, और पेड़ पौधों के ऊपर बैठेंगे तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, यानी पूर्ण रूप से पौधों को क्या नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर धूल बैठी रहती है बहुत ज्यादा, और धूल उनकी पत्तियों पे बैठी रहेगी तो प्रकाश उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, और उनके स्टोमेटा भी पूर्ण रूप से नहीं खुले हुए होंगे, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं ये सारे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब के ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से जो छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये इमारतों को खराब कर देते हैं। छोटे पार्टिकल मूर्तियों को खराब कर देते हैं, फूलों को खराब कर देते हैं, इन सब पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल। तो बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है इनका, छोटे कणों का, कणिकीय प्रदूषकों का। ये वायु प्रदूषण ही उत्पन्न करते हैं, वायु प्रदूषण। अब हमें देखना है कि कणिकीय प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे करेंगे। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे उसमें जैविक हों, जीवाणु हों, कवक हों या शैवाल हों, चाहे उसमें अजैविक हों, धुआं हो, धूम्र हो, कोहरा हो, कोई भी अजैविक घटक हो। ठीक है, तो इनसे प्रदूषण जो होता है उसकी रोकथाम कैसे होगी। रोकथाम के लिए सबसे पहला है कि प्रदूषकों को हानि रहित उत्पादों में बदलना। आपके जो प्रदूषक हैं ये, इन्हें फैक्ट्रियों से या जहां से भी ये उत्पन्न होते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से हानि रहित उत्पादों में बदल दो, यानी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो जिससे नुकसान ना हो, प्रदूषण ना हो। कैसे बदल दो? जैसे नंबर 2 में है अलग अलग आकार वाले कणों को फिल्टर से पृथक कर देना। भाई जिनका साइज छोटा है उन्हें अलग कर दो, और जिनका साइज पार्टिकल्स का बड़ा है उन्हें अलग कर दो, और उन्हें इस तरीके से मॉडिफाई कर दो कि वे वातावरण में, हवा में ना घुल सकें और उससे प्रदूषण ना उत्पन्न होता हो। इसी तरीके से ये जो तीसरा तरीका है ना, तीसरा तरीका, ये बहुत खास है। इसमें लिखा हुआ है आवेशित कणों को अवक्षेप के द्वारा, अवक्षेपक के द्वारा अलग कर देना। देखो इस चीज को समझो, यहाँ एक शब्द का प्रयोग हमने करा है कि आवेशित कण हैं हमारे पास और उन्हें हम अलग करेंगे अवक्षेपक के द्वारा। अब आवेशित कणों को अवक्षेपक के द्वारा कैसे अलग किया जाता है वो बताता हूं मैं आपको। जो फैक्ट्रियां हैं, अच्छी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वे क्या करती हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये फैक्ट्रियां क्या करती हैं नॉर्मली, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई फैक्ट्री है एक, ये कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, और इस फैक्ट्री में से बहुत सारा धुआं निकलता है, और ये है इस फैक्ट्री की एक चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है। इस चिमनी से धुआं निकलता है बाहर, समझना ध्यान से, यहाँ से जाता है धुआं। तो क्या होगा कि फैक्ट्री के इंजीनियर क्या करेंगे, इसके अंदर एक गोला लटकाएंगे बड़ा सा, यहाँ एक बड़ा सा गोला लटकाएंगे, यहाँ लटका होगा वो गोला, और इस गोले के ऊपर होगा धनावेश। कैसा आवेश होगा? धनावेश। अब क्या होगा कि जो कार्बन के कण हैं, वे कार्बन के कण नीचे से आएंगे। ये कार्बन का कण है, ऋण आवेशित है, ये कार्बन का कण है, ऋण आवेशित है। कार्बन के कण यानी धुआं बन के नीचे से आ रहा, गर्म हवा, और गर्म हवा में कार्बन के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, और वे कार्बन के पार्टिकल्स कैसे हैं? ऋणावेशित। तो जब इसमें से कार्बन के ऋणावेशित कण ऊपर की तरफ को जाएंगे
तो ये धनावेशित गोला है, इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इंजीनियर्स ने। तो ये सारे ऋणावेशित कार्बन के कण, गर्म हवा तो निकल जाएगी बाहर, गर्म गैस तो बाहर निकल जाएगी चिमनी से, पर ये ऋणावेशित पार्टिकल जैसे ही इस पे टकराएंगे ना, उदासीन हो जाएंगे सारे, यानी इनका ऋणावेश हो जाएगा खत्म। और जब इनका ऋणावेश खत्म हो जाएगा तो इनके बन जाएंगे गुच्छे, ये आपस में मिल जाएंगे, इस तरीके से इनके गुच्छे बन जाएंगे, क्लॉटिंग हो जाएगी इनके अंदर। और गुच्छे बन के जैसे ही इस पे ज्यादा गुच्छा बड़ा सा बनेगा तो वो नीचे गिर जाएगा एकदम। मतलब कहने की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ बाहर जो निकलेगी ना, बाहर गर्म हवा निकलेगी, सिर्फ क्या निकलेगी, गर्म हवा कह दो या गर्म गैस कह दो, गर्म गैस ही इस गोले के आर पार जा पाएगी, धनावेशित गोले के आर पार। जबकि ऋण आवेशित कार्बन के जो कण हैं वे इस गोले पर टकरा टकरा कर उदासीन होते रहेंगे और उनके मोटे मोटे गुच्छे बनते रहेंगे और वे गुच्छे नीचे गिरते रहेंगे दोबारा वापस। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बाई चांस कोई ऐसा कार्बन का कण है जो बहुत तेजी से आया और साइड में कोई यहाँ को निकल के बाहर भाग गया, तो इसके ऊपर लगा सकते हैं हम एक प्लेट, और इस तरह की प्लेट, ये प्लेट हमने लगा दी, ये पूरी प्लेट है इस तरह की, और ये प्लेट हमने करी, इसके ऊपर हमने आवेश दिया ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो जो ऋणावेशित गोला इस ऋणावेशित कण कार्बन का इसे टच ना करके साइड में को निकल के ऊपर आ गया, वो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो आपको पता है कि वो ऋणावेशित प्लेट इसे क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो इसे तो धक्का देगी नीचे को, या धनावेशित गोला भी इसे नीचे को खींच लेगा, तो वो उसके आर पार तो जा ही नहीं सकता, यानी ऋणावेशित प्लेट के पार तो वो जा ही नहीं सकता है, सिर्फ गर्म गैस या गर्म हवा ही जाएगी इसके आर पार। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जैसे कार्बन के कण है ना, और कार्बन के कणों पर ऋणावेश है, तो इनके ऋणावेश को खत्म कर देते हैं, और खत्म करने के, मान लो दो कार्बन के कण हैं उनके ऊपर ऋणावेश है, तो आपको पता है ऋणावेश तो ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा इसका मतलब धुएं में उपस्थित कार्बन के कण कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। पर यदि किसी तरीके से आप इस आवेश को खत्म कर दो ना, फिर कार्बन के दो कणों को रुकने, आपस में मिलने में, जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब दोनों कार्बन के कण उदासीन हो जाएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में कणों को क्या करते हैं हम, उदासीन, और जब कणों को हम उदासीन करते हैं अवक्षेपक के द्वारा, तो वे कण आपस में क्या होते हैं, मिलने लगते हैं, और उनके आपस में मिलने से क्या फायदा होता है कि कार्बन के कण बाहर नहीं निकलते, धुआं नहीं बनता, सिर्फ गर्म गैस ही बाहर निकलती है जिसे भी ठंडी किया जा सकता है यदि आगे कोई और इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया जाए। तो ये थे हमारे कणिकीय प्रदूषक। कणिकीय प्रदूषक दो तरह के हमने पढ़े, जैविक और अजैविक, और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि कणिकीय प्रदूषक से क्या क्या नुकसान है, हानिकारक प्रभाव क्या हैं, और उन्हें रोकने के क्या तरीके हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये जो क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है ना, जिसे आप वायु प्रदूषण कहते हो, इस वायु प्रदूषण के कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं, बड़े बड़े प्रभाव क्या हैं, जिनमें एक बड़ा प्रभाव है अम्ल वर्षा या एसिड रेन। तो कल हम एसिड रेन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।